Welcome back to Adinachal Daily Current Affairs series, and today is 2nd of September. The question number 1 is on your screen. Which state has become the first one in the country to give free water to people? And the options here are Uttar Pradesh, Goa, Karnataka and Telangana. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। गोवा की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोगों को फ्री में वाटर सप्लाई देंगे। आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पर जो पीने का पानी आता है टैप्स में, उसका कोई ना कोई चार्ज फिक्स होता है जो कि मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी, उन्होंने अनाउंस किया कि 31 अगस्त को ये अनाउंसमेंट हुई है कि अब से जो सप्लाई वाटर होगा गोवा स्टेट में वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा गोवा के सिटीजन्स के लिए, ताकि सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम भी लॉन्च की है उन्होंने, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस फैल सके कि आपको फ्री में वाटर मिल रहा है तो उसको सेव भी करना जरूरी है। अगर फ्री में मिल रहा है दैट डजंट मीन कि आप बस अब चार्ज नहीं लगेगा तो कितना भी पानी यूज किया जा रहा है, राइट। तो 16,000 लीटर एक लिमिट फिक्स कर दी गई है कि इतने कंजम्पशन तक हाउस होल्ड्स पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 16,000 लीटर से ओवर कंजम्पशन करते हो तो फिर वो चार्जेबल होगा, ताकि लोग एक्सेस वाटर को कंजम ना करें, राइट। तो ये काफी अच्छा स्टेप है यहाँ पर, क्योंकि वाटर एक बेसिक नेसेसिटी होती है और एटलीस्ट वाटर तो फ्री ऑफ कॉस्ट होना ही चाहिए। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर राइट टू लिव, राइट। आगे बढ़ते हैं। Who has reclaimed the top spot for batsmen in the latest ICC men's test player ranking after 6 years? And the answer is Joe Root. इंग्लैंड के कैप्टन है जो रूट, उन्होंने टॉप स्पॉट फॉर बैट्समैन का खिताब अपने नाम पर किया है लेटेस्ट आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में, और ही हैज रिक्लेम्ड द टॉप रैंक आफ्टर नियरली 6 इयर्स। तो 6 साल बाद उन्होंने अपना ये रिकॉर्ड वापस से कायम किया है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो रूट किस देश से संबंधित है, तो ये इंग्लैंड से संबंधित है और ये क्रिकेट से भी एसोसिएटेड है, राइट। Next question है, which institute has developed a platform to tackle e-waste by linking stakeholders in the formal and informal sector? And the answer is IIT Madras. तो IIT Madras ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है ई वेस्ट को टैकल करने के लिए। याद रखिए, ई वेस्ट को टैकल करने के लिए ये क्या करेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर से स्टेक होल्डर्स को लिंक करेंगे, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसके लिए एक इनोवेटिव मॉडल तैयार किया जा सके। हम किस तरीके से उसे रिसाइकल कर सकते हैं और कम से कम ई वेस्ट को हम एनवायरमेंट में लीव करें, राइट। सो द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म विल बी कॉल्ड ई सोर्स and it will serve as an online marketplace for waste electrical and electronic equipment and also facilitate a formal supply chain between various stakeholders. काफी अच्छा इनिशिएटिव है ई वेस्ट को खत्म करने से लेकर। आप यहाँ पर देखेंगे कि सर्कुलर इकोनॉमी एक वर्ड कई बार हमें सुनने में आता है जब हम ई वेस्ट की बात करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है कि कोई भी रॉ मटेरियल जो कि हमने एक बार यूटिलाइज किया और उससे जो जनरेट होता है, अब चाहे वो वेस्ट जनरेट हो या फिर कोई भी यूटिलिटी मटेरियल जनरेट हो, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, उसकी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग होगी, देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंजम्पशन होगा। अब यहाँ से बारी आती है कि कंजम्पशन के बाद आप उसका क्या करते हैं। अगर आप उसे फ्रीली एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं तो वो वेस्ट क्रिएट होता जाएगा और एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन अगर आप कंजम्पशन के बाद उसको रीयूज करते हैं, रिपेयर करते हैं, उससे कोई ना कोई ऐसी यूटिलिटी मटेरियल निकालते हैं जो कि वापस से रिसाइकिल होकर जो हमारी साइकिल है उसमें फ्लोट होने लगे, तो फिर आपका कम से कम जो वेस्ट मटेरियल है वो जनरेट होगा। तो आप उसको रीयूज कीजिए, रिपेयर कीजिए, उसे कलेक्ट करके वापस से अगर हम उसकी रिसाइकलिंग कर लेते हैं तो ये साइकिल वापस स्टार्ट हो जाती है एंड वी कॉल इट सर्कुलर इकोनॉमी, राइट। अब ऐसा नहीं है कि रिसाइकलिंग में कंप्लीटली पूरा जो मटेरियल है वो यूज हो जाता है, थोड़ा बहुत मटेरियल यहाँ पर भी वेस्ट जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वेस्ट। लेकिन अगर आप 100 अमाउंट में 100 यूनिट्स में कोई वेस्ट जनरेट करने वाले थे, उसमें से अगर 70 यूनिट्स भी आपका रिसाइकिल रीयूज हो गया तो आपने सिर्फ 30 यूनिट्स ही रेसिडुअल वेस्ट यहाँ पर बचाया है एंड दैट विल कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट सेफ्टी, राइट। सो दिस इज सर्कुलर इकोनॉमी। बढ़ते हैं आगे।
As per a new study, air pollution could cut life expectancy in North India by around how many years? And the answer is 9 years. देखिए नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जब आप दिल्ली का नजारा देखते हैं, इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मास्क जो है वो कोविड से पहले भी प्रचलन में आ गया था, क्योंकि यहाँ की हवा में सांस लेना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि एयर में कौन कौन से पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट है, कौन कौन से हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट है, उसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि वो एयर कितनी साफ स्वच्छ है और कितनी हजार्डियस है, राइट। तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में स्पेशली दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है, और एक रिपोर्ट जारी की है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने। रिमेंबर, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने, उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में रहने वाले पीपल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 9 साल तक कम हो गई है। किसकी वजह से? पॉल्यूशन लेवल की वजह से, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉल्यूशन की वजह से, राइट। 2019 से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का यहाँ पर इन्होंने एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो याद रखिएगा 9 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम बताई जा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की ओर से। किस रीजन में? नॉर्थ इंडियंस के लिए। Next question. World's highest motorable road at 18,600 feet has opened in which state or union territory? And the answer is लद्दाख। जब भी कोई हाईएस्ट लेवल की बात चले ना, चाहे हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि एक मोबाइल थिएटर लॉन्च हुआ, राइट, तो वो भी लद्दाख में ही था, क्योंकि लद्दाख ही इंडिया में सबसे हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है जहां पर काफी अच्छी पॉपुलेशन रहती है, राइट। तो लद्दाख में ही हाईएस्ट मोटरेबल रोड ओपन की गई है, जिसकी हाइट है 18,600 फीट। ये कनेक्ट कर रही है लेह को पैंगोंग लेक से, और इसे इनॉग्रेट किया लद्दाख के एमपी जामयांग सेरिंग नामग्याल जी ने, राइट। इमेज में आप देख सकते हैं, ये लद्दाख के पीपल हैं, और ये उनकी कुछ इस तरीके की कल्चरल वेयर होता है, एथनिक वेयर होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट ऑफ इंडिया इन द कैलेंडर ईयर 2021 एज पर मूडीज? देखिए मूडीज की जो रैंकिंग है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। आप चाहे यूपीएससी दे, स्टेट पीसीएस दे या वनडे एग्जाम दे, अगर आप कोई भी रैंकिंग पढ़ रहे हैं इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट की, तो आपको मूडीज की ओर से जो रैंकिंग आई है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, रेदर देन कि आप बहुत सारे रैंकिंग्स पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इंडिया में एसबीआई अगर कुछ बोल रहा है, आरबीआई कुछ बोल रहा है, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से अगर मूडीज कोई रैंकिंग दे रहा है तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर मूडीज ने इन्वेस्टर सर्विस जो है उसने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट बताई है 2021 के लिए 9.6%, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है। 9.6% पर ग्रोथ फोरकास्ट बताई गई है इन इट्स अगस्त अपडेट टू ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021 और 22 रिपोर्ट, ठीक है। 2022 के लिए इन्होंने कहा कि 7% पे इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट रहेगा, लेकिन 2021 के लिए 9.6%। अब देखिए जो 2022 का है ना, 7% इन्होंने अभी बोल दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि इतना ही रहे, आगे चल के इसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द इंडियन डेयरी कंपनी विच हैज अचीव्ड द फीट ऑफ बीइंग रैंक्ड इन Rabobank 2021 Global Top 20 Dairy Companies of the World list, and the answer is option C, Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation। तो अमूल जो कि गुजरात का मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, ये 2 प्लेस इसकी रैंकिंग कम हो गई है। पिछले साल इसकी रैंक 16 थी और इस साल 18th रैंक पर आया है ये Rabobank's 2021 ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज रैंकिंग की लिस्ट में, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंगराज अडाना हैज क्लेम्ड व्हिच मेडल एट द टोक्यो पैरालंपिक्स इन द पीआई मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्रॉन्ज। तो सिंगराज अडाना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में। याद रखिएगा पैरालंपिक्स की बात चल रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द फर्स्ट एवर इंडियन टू बी सिलेक्टेड एज द ऑनररी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन रिसेंटली, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डोरजे आंगचुक। ये इंजीनियर इंचार्ज है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एट हानले लद्दाख। तो हानले लद्दाख में ये इंजीनियर इंचार्ज है
IAOK, तो इन्हें अभी अभी ऑनररी मेंबर चूज किया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है डोरजे आंगचुक जी, राइट। तो याद रखना है क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन टू बी ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। तो हर साल 31 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव परंजापे Vasudev Paranjape, who has passed away recently, was a renowned Indian coach in which sports field? तो इनका संबंध है क्रिकेट से और फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और रिनाउंड कोच रह चुके हैं वासुदेव जी, और इन्होंने भारत को काफी अच्छे क्रिकेटर्स दिए हैं, जिनमें से एक है सचिन तेंदुलकर जी। आप सभी को पता है कि सचिन तेंदुलकर जी का नाम क्रिकेट की दुनिया में एक अलग ही छाप रखता है, तो इनके भी कोच रह चुके हैं वासुदेव जी। अभी अभी इनका निधन हो गया है, तो आपको याद रखना होगा इनका संबंध किससे है, क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस अपॉइंटेड एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, 33 जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट में। अभी इंडियन हिस्ट्री में पहली बार 9 नए जजेस अभी इंक्लूड किए गए हैं, जिनमें से 3 विमेन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है 31 अगस्त को एक साथ। The oath of office and secrecy was administered by Chief Justice of India, who is NV Ramana। तो NV Ramana ने इन्हें शपथ दिलाई है। With the swearing in of the 9 new judges, the total strength of Supreme Court has increased to 33, including the CJI। तो चीफ जस्टिस को मिला के हमारा 33 जजेस हो गए। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की हाईएस्ट जजेस जो अभी सैंक्शन की गई है वो 34 है, यानी 34 से ज्यादा जजेस नहीं रह सकते सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से 33 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुके हैं इस साल, राइट। तो पहली बार इतने ज्यादा जजेस सुप्रीम कोर्ट में देखे गए हैं। ग्रेट थिंग कि काफी सारे केसेस के जो पेंडिंग केसेस होते हैं उसमें भी काफी हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, IAU International Astronomical Union has recently decided to award honorary membership to individuals who have strengthened the development of astronomy but are not qualified for regular membership। Where is the headquarter of IAU located? देखिए यहाँ पर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। IAU ने कुछ लोगों को अवार्ड मेंबरशिप अवार्ड की है, जिन लोगों ने एस्ट्रोनॉमी में काफी अच्छा काम किया, डेवलपमेंट में, स्ट्रेंथन में, लेकिन उन्हें रेगुलर मेंबरशिप नहीं मिली है, तो उन्हें एक ऑनररी मेंबरशिप अभी दी जाएगी, राइट, ताकि उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को भी यहाँ पर वैल्यू की जाए, राइट। तो अब यहाँ पर ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि IAU का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर है पेरिस में। अगर हम बात करें IAU की, तो इसे बनाया गया था 1919 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और इसका मिशन क्या है, to promote and safeguard the science of astronomy in all its aspects, including research, communication, education and development through the international cooperation। तो एस्ट्रोनॉमी के हर एक एस्पेक्ट को IAU देखता है, चाहे वो रिसर्च की फील्ड में हो या एजुकेशन डेवलपमेंट की फील्ड में हो। And it is the global authority for naming planetary features in the solar system। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस, इसको आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो सोलर सिस्टम में नए प्लैनेट्स डिस्कवर किए जाते हैं उनका नामकरण कौन करता है, तो ये भी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि स्पेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो IAU लेता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में। कब बनाया गया था, 1919 में। So guys, this is all for today. Thank you so much and stay tuned with Edunachal।